हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। हम लोग जो है कि इसके लिए पिछले वाले वीडियो में जो है कि डिस्कस किए थे रेडियो एक्टिविता जो है क्या होती है और रेडियो एक्टिविता तत्व कितने होते हैं और रेडियो एक्टिविता में तत्व क्या क्या आपके आते हैं और जो है कि वह कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ जो है कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। और आप जो है कि अभी तक आप उस नई वीडियो का जो है कि उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है वीडियो सेव किया गया है, वहाँ से आप वीडियो को डेट वाइज जो है करके आप देख सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम लोग किरणों के गुण रदरफोर्ड द्वारा। देखिए बात करेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किरणों के गुण रदरफोर्ड द्वारा। यानी कि आपको सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि देखने के लिए मिलेगा इसमें किरणों के जो गुण हैं रदरफोर्ड जो है कि द्वारा किरणों के गुण आपके क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक जो है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, एक क्या लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्या है, क्षेत्र। यानी कि रदरफोर्ड ने जो है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिए या विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र में दो आवेश होते हैं, एक तरफ माइनस होता है और दूसरे तरफ क्या, प्लस। यानी कि विद्युत क्षेत्र में आपके दो जो है कि आवेश पाए जाते हैं, एक तरफ प्लस आवेश होता है, दूसरे तरफ क्या, ऋण आवेश। यानी कि प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू आपकी होती है, यानी प्लस आवेश और क्या, ऋण आवेश, ठीक है। यानी कि दो आवेश आपके पाए जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरणों को, किसको पहले, अल्फा, तो इन्होंने क्या, रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा जो किरणें हैं इनको जो है विद्युत क्षेत्र से गुजारे। यानी अल्फा किरणों को जब विद्युत क्षेत्र में भेजा गया तो ये देख रहे हैं कि जो अल्फा किरणें हैं, जो ये अल्फा किरणें हैं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र से अल्फा किरणों को गुजारा जा रहा है, ये जो है अल्फा किरणें किसके तरफ जा रही हैं, माइनस की तरफ चली जा रही हैं। किसके तरफ, माइनस आवेश की तरफ जो है अल्फा किरणें जा रही हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यदि दो ये चालक हैं, दो ये आवेशित कण हैं, एक प्लस में एक क्या है, माइनस में, दो आवेशित कण एक प्लस में एक किसमें है, माइनस में। तो आपको पता होगा कि दो आवेशित कण यदि आपके हैं और वो विपरीत आवेश के हैं, यदि प्लस और माइनस के हैं, तो आपको पता होगा कि यह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि जो विपरीत आवेश आपके होते हैं प्लस और माइनस, यह जो है एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं, आवेशित यानी कि आकर्षित करते हैं एक दूसरे को अपने तरफ, ठीक है। प्लस और माइनस रहेगा तो इन्होंने ये देखा, रदरफोर्ड ने ये जो है कि देखे रदरफोर्ड ने कि जो अल्फा किरणें हैं, जब हम इस किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजार रहे हैं तो देख रहे हैं कि अल्फा किरणें जो है कि माइनस की तरफ चली गई। अल्फा किरणें किसके तरफ चली गई, माइनस की तरफ चली गई। और जब माइनस की तरफ चली गई तो ये समझे कि जब माइनस की तरफ अल्फा किरणें जा रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा किरणों पर जो है कि आपके कैसे आवेश उत्पन्न है, प्लस आवेश। यानी कि जो अल्फा किरणें हैं कैसे हैं, धन आवेशित हैं। यानी कि अल्फा किरणें कैसी होती हैं, धन आवेशित। यानी कि यहां पर लिख लेंगे अल्फा किरण पर धन आवेश पाए जाते हैं। यानी कि इन्होंने ये देखा कि जब हम लोग इस किरण को यानी अल्फा किरण को जो है कि विद्युत क्षेत्र से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जब हम लोग गुजार रहे हैं तो ये जो अल्फा किरणें हैं माइनस यानी कि ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो रही हैं। और जब ऋण आवेश की तरफ आकर्षित हो रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश पाया जा रहा है, धन आवेश आपका पाया जा रहा है। क्योंकि जब माइनस की तरफ जा रही है तो धन आवेश होगा, यदि वो यदि माइनस की तरफ वो जा रही है तो धन आवेश है, और यदि प्लस की तरफ जाती तो उन किरणों में कैसा आवेश होता, माइनस आवेश आपका होता। ये समझ में आई ना बात, ठीक है। तो अब इस पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश आपका होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर क्या किए कि ये तो अल्फा किरणें हो गई, अब इन्होंने गुजारा गामा किरणों को। किन किरणों को, गामा किरणों को। जब इन्होंने रदरफोर्ड ने जो है ये गामा किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारे, विद्युत क्षेत्र, यानी कि जब गामा किरणों को
गामा किरण, जब रदरफोर्ड ने जो है कि विद्युत क्षेत्र से गामा किरणों को गुजारा तो ये आपका माइनस वैल्यू होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, प्लस वैल्यू। यानी कि जब गामा किरणों को विद्युत क्षेत्र से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जब गुजारा गया तो इन्होंने देखा कि ये जो गामा किरणें हैं सीधे सीधे निकल जा रही हैं, यानी कि इसके सीधे यानी कि मध्य में से सीधे सीधे क्या हो जा रही है, निकल जा रही है, यानी कि यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच जा रही है, कौन, गामा किरणें। तो इसका मतलब यह हुआ कि न तो ये किरण माइनस की तरफ जा रही है, न ही किरण प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गामा किरण पर न तो धन आवेश है न तो ऋण आवेश, यानी कि ये उदासीन है। कैसे हैं ये आपकी, क्या है, उदासीन है, यानी कि इन पर यहां पर लिख सकते हैं गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, नहीं होता है। इन्होंने ये देखा कि भाई ये तो हम लोग गुजार रहे हैं इन किरणों को, ये तो बीचों बीच चली जा रही है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र के मध्य से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपकी गामा किरणें हैं न तो इस पे धन आवेश उपस्थित है न ही आपके ऋण आवेश, यानी कि इन पे कोई भी आपका आवेश उपस्थित नहीं है। किन पे, गामा किरणों पे। ये चीजें समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है कि फिर विद्युत क्षेत्र लिया, विद्युत क्षेत्र फिर लिए। आप विद्युत क्षेत्र लिए तो ऊपर प्लस था, सॉरी ऊपर माइनस वैल्यू था, यानी कि माइनस आवेश थे, और नीचे क्या थे, प्लस आवेश, यानी ऊपर माइनस आवेश नीचे प्लस आवेश। अब इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरणों को गुजार लिए, गामा किरणों को गुजार लिए, और बच गया क्या, बीटा किरणों को, क्या, बीटा किरणों को। ठीक है, अब इन्होंने जो है कि बीटा किरण को, किस किरण को, बीटा किरण, जब इन्होंने यानी कौन भाई, रदरफोर्ड ने जो है कि बीटा किरणों को जब इन्होंने विद्युत क्षेत्र से भेजा, बीटा किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से भेजा गया तो इन्होंने ये देखा कि जब विद्युत क्षेत्र से बीटा किरणों को भेजी जा रही है तो ये प्लस की तरफ चली जा रही है। किसके तरफ चली जा रही है, बीटा किरणें किसकी तरफ जा रही हैं, प्लस पे, यानी कि ये जो है आकर्षित होकर प्लस की तरफ चली जा रही है। जब ये प्लस की तरफ जा रही हैं यानी कि इस पर आवेश, बीटा किरण पर बीटा किरण पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, यानी कि इन्होंने ये देखा कि बीटा किरण पर ऋण आवेश पाए जाते हैं। समझ गए। तो इन्होंने जो है इस प्रकार से जो है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणों के जो है आवेश बताएं। यानी इन्होंने जो है कि पहली बार क्या किए थे कि अल्फा किरणों को विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जब गुजारें तो ये जो आपकी अल्फा किरणें हैं इन्होंने देखा कि ये माइनस आवेश की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रही हैं, माइनस आवेश की तरफ जा रही हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब अल्फा किरणें माइनस आवेश की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पे चार्ज है, अल्फा किरणों पर जो चार्ज उपस्थित है ये कैसा चार्ज है, धन आवेशित, यानी कि अल्फा किरणें कैसी हैं, धन आवेशित हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो इस पे कौन सा आवेश है, धन आवेश उपस्थित है। तो ये क्योंकि ये भाई माइनस की तरफ चली गई। अब देखिए गामा किरणों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो ये तो ना माइनस की तरफ गई किरणें ना ही प्लस की तरफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीचों बीच से ये क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, इन रदरफोर्ड ने ये बताया कि गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। यदि कोई भी आवेश होता तो या तो ये माइनस की तरफ जाता या तो प्लस की तरफ जाता। ठीक है, समझ गए ना। अब अगला, जब ये बीटा किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारे तो इन्होंने ये देखा कि जो बीटा किरणें हैं किनके तरफ चली गई, प्लस की तरफ चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि ये प्लस की तरफ तभी जा सकती हैं जब बीटा किरणों पर कौन सा आवेश हो, ऋण आवेश हो। यानी कि जब बीटा किरणों पर ऋण आवेश पाया जाएगा तो ये जो किरणें हैं प्लस की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये चीज़ों मैं जो बताया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि जब इसको गुजारा गया ना तो ये प्लस जो है अपने तरफ आकर्षित कर लिया, और जो प्लस आवेश अपने तरफ जब आकर्षित कर रहे हैं तो प्लस आवेश ऋण आवेश को आकर्षित कर सकता है, और ऋण आवेश किसको, प्लस आवेश को। ये नहीं कि माइनस आवेश को जो है कि आकर्षित करेगा, ऐसा कभी आपका होता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि इन्होंने रदर जो फोल्ड थे इन्होंने जो है कि अल्फा किरण और गामा किरण और बीटा किरणों को पर जो आवेश है
कैसे प्राप्त किए थे कि किस पर कौन सा आवेश आपका होता है, यानी कि गामा पर कौन सा आवेश होता है या नहीं होता है, बीटा किरणों पर आवेश होता है या नहीं होता, आखिर में होता है तो कौन सा आवेश होता है, और अल्फा किरणों पर आवेश होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कौन सा आवेश होता है। सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं तीनों किरणों को, हम लेते हैं बारी बारी समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब देखिए, तो यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो तीन मैं ग्राफ बनाता हूं ताकि ग्राफ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं ले लेता हूं अल्फा किरण, इसमें रख देते हैं, नहीं इसमें कर दीजिए अल्फा किरण, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा किरण, ठीक है। इसके बाद क्या, गामा किरण, ठीक है। तो इन्होंने अब ये देखा अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा और क्या, गामा, तीन किरणें आपकी ली गई हैं। अब ये आपको इसमें ये देखना है कि जो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा है, पहले आप स्पीड देखिए, उसकी चाल, यानी कि आपको ये देखना है इसमें किसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, तो चाल की बात करें, किसकी चाल की। अब देखते हैं किसकी चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। देखिए, यदि हम लोग चाल की बात करें, यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, यानी कि हम लोग इसमें जो चाल की बात करें तो सबसे चाल जो अधिक होती है वह अधिक होती है आपकी गामा किरणों की। सबसे अधिक चाल किसकी होती है, गामा किरण, सबसे अधिक चाल, यानी कि सबसे अधिक चाल किसकी होती है, गामा किरण की, सबसे अधिक चाल गामा किरण की, ठीक है। यानी सबसे अधिक चाल किसकी होती है, गामा किरण की जो होती है सर्वाधिक चाल होती है, यानी सबसे अधिक चाल। और देखिए बीटा किरण की जो कोई चाल आपकी नहीं होती, बीटा किरण की, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे कम, यानी सबसे अधिक चाल इस पे होती है गामा किरणों पे, और सबसे जो है कम चाल आपकी होती है क्या, सबसे कम चाल, सबसे कम चाल किसकी होती है, अल्फा किरण की, अल्फा किरण की, ठीक है। यानी कि सबसे कम चाल किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा, गामा किरण की सबसे अधिक होती है और जो है अल्फा किरण की सबसे कम होती है। अब मध्य में आप मान सकते हैं कि ये बीटा किरण की है, ठीक है। मध्य में किसकी, बीटा किरण की जो चाल होती है ये मध्य में होती है, दोनों के मध्य में इनकी चाल हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये चाल हो गया, आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए सबसे अधिक चाल किस किरण की आपकी होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर सबसे अधिक जो चाल होती है गामा किरण की, किसकी, गामा किरण की, और सबसे कम जो चाल होती है किसकी होती है, यह अल्फा किरण की होती है। यानी अल्फा किरण की जो है सबसे कम चाल होती है और गामा किरण की जो है सबसे अधिक चाल होती है। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। सबसे तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है, देखिए तरंग दैर्ध्य, ये क्या तरंग दैर्ध्य है ना, हाँ दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो अब हम लोग बात करेंगे कि तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो देखिए, जो अल्फा किरण की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य अल्फा किरण की होती है, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, अल्फा किरण की, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें तो यह होती है गामा किरण की, किसकी, सबसे अधिक, सबसे, ये खाली सबसे अधिक लिख दे रहा हूं, ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य,
ठीक है, इतना ही बस रहने दीजिए। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यानी कि सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, अल्फा किरण की होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, गामा किरण की होती है। और बीटा किरण को मान सकते हैं कि बीटा किरण जो है आपका जो है कि बीटा किरण जो होती है क्या, मध्य में मान सकते हैं ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर समझ में आई ना कि सबसे जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है, ये अधिक कम ये खाली पूछता है, ठीक ना, मध्य वाला पूछता नहीं, खाली जो है कि अधिक कम वाला आपसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे कम अधिक से खाली बनता है, यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए तरंग दैर्ध्य है जो है सबसे अधिक किसकी होती है, गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो है कि तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, अल्फा किरण की, किसकी, अल्फा किरण की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये समझ में आ गई ना। अब देखिए इतना चीजें सभी समझ में आ गई। अब देखिएगा भार की बात करें, किसकी बात, भार की। अब आपको ये बताना है कि इनमें भार जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है और सबसे ज्यादा किसकी कम होती है। अब एक बात जो है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी के सर पे कम वजन रखा जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि किसी के सर पे कम वजन रखा जाए और उसको दौड़ाया जाए उसकी अपेक्षा, और यदि किसी के सर पे अधिक वजन रखा जाए उसको दौड़ाया जाए, तो सबसे सबसे जो तेज कौन दौड़ेगा, जिसके सर पे कम भार होगा वही तो सबसे तेज दौड़ेगा, और जिसके सर पे अधिक भार होगा वो क्या होगा, नहीं, जिसके सर पे कम भार होगा वह सबसे तेज दौड़ेगा, और जिसके सर पे अधिक भार होगा वह सबसे कम दौड़ेगा। समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए भार चाल देखिए, ये सबसे तेज किरण चल रही है, नहीं सबसे कम, यानी कि अल्फा जो किरण है सबसे कम चाल है, इसकी चाल सबसे क्या है, कम। इसका मतलब कि उसकी चाल सबसे कम है, इसका मतलब इसका भार सबसे अधिक होगा, इसका भार सबसे क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, अल्फा किरण की, ठीक है। क्योंकि जब चाल उसकी कम है तो यानी कि उसके उस पे जो है कि वजन बहुत ज़्यादा लगा गया है, इसलिए जो है कि उसकी चाल बहुत कम आ रही है। तो जब इसकी चाल सबसे कम है, अल्फा किरण की चाल सबसे कम है, इसका मतलब कि उसके सर पे जो वजन रखा गया होगा सबसे अधिक रखा गया होगा, ताकि इसको दौड़ाया जाए तो सबसे क्या हो, कम चले, ठीक है। तो यानी कि सबसे भार कम किसका होता है, अल्फा किरण का, किसका, अल्फा किरण का, नहीं अल्फा किरण पर सबसे अधिक होगा कि कम, क्योंकि इसकी चाल कम है, और चाल कम है तो उसके सर पे भार क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे अधिक किसकी, अल्फा किरण की। ठीक है, अब बात करते हैं गामा किरण की। अब ये गामा किरण जो है सबसे तेज, सबसे फास्ट जा रही है, यानी गामा किरण जो है सबसे तेज चलती है, और जब सबसे तेज चाल है इसकी, और जब जो है कि सबसे तेज चाल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके सर पे जो वजन होगा, इसका जो भार होगा सबसे क्या होगा, कम होगा, तभी तो सबसे तेज जाएगा। यानी कि इसकी जो है इसका भार जो है सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम भार किसका होता है, अल्फा, यानी सबसे कम भार लिख दे रहा हूं पूरा, ठीक है, गामा किरण की होती है। समझ में आया। यानी कि सबसे जो कम भार है, सबसे कम भार किस पे भाई, गामा किरण पे। क्यों गामा किरण पे सबसे भार कम है, क्योंकि वह सबसे तेज जो है कि दौड़ रही है किरणें, और सबसे तेज दौड़ रही है तो आप लोग पता ही होगा कि जिसके सर पे ज़्यादा भार होगा वह सबसे कम दौड़ेगा तेज, और जिसके सर पे जो है कि कम भार होगा सबसे तेज दौड़ेगा। उल्टा नहीं ना बोल रहे हैं, जिसके सर पे ज़्यादा भार होगा वह कम दौड़ेगा, यानी कम स्पीड होगी उसकी, और जिसके सर पे कम भार होगा उसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि चाल जब इसकी कम है, इसका मतलब उसके सर पे भार अधिक होगा, और जब इस गामा किरण की चाल अधिक है तो इसके सर पे भार क्या होगा, कम होगा, यानी सबसे कम होगा, तभी तो सबसे ज़्यादा तेज चलेगी किरण। समझ में आया कि नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो चीज़ें समझ में आ गई। अब भेदन क्षमता देखिए, ठीक है। अब भेदने की जो क्षमता है किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज्यादा, ग्राफ द्वारा यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक ना, ग्राफ बनाकर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लेते हैं भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। अब भेदन क्षमता यानी कि जो आपकी किरणें हैं कौन सबसे ज्यादा जो है किसी धातु में जो है कि प्रवेश कर सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई मैं धातु ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई मैं एक धातु ले लेता हूँ, देखते हैं, ऐसे बना, ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ मुझे बनाना ढंग नहीं आता, ठीक ना, थोड़ा मैं बना देता, काम लायक बना देता हूँ, ठीक ना, ऐसे सपोर्ट दैट मान लीजिए, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये किरण है अल्फा, अल्फा किरण, ठीक है, और ये आपकी बीटा किरण, कौन सी किरण, बीटा किरण, बीटा किरण, और ये कौन सी किरण है, गामा किरण। देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि जो जिस किरण की सबसे अधिक चाल होगी वह सबसे ज़्यादा जो है कि अंदर तक धंसेगा, और जिस किरण की सबसे कम चाल होगी वह सबसे कम जो है कि अंदर के तरफ इसमें धंसेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ग्राफ एक बनाकर समझा दे रहा हूँ। तो जो अल्फा किरण है, ये बताइएगा अल्फा किरण की जो चाल होती है यह सबसे अधिक होती है कि सबसे कम, सबसे कम, यानी कि बीटा किरण से भी सबसे कम होती है, किसकी चाल, अल्फा किरण की। तो ये जो है अल्फा किरण थोड़ा इसमें जो है कि इतना धंस सकती है, ठीक है, इससे थोड़ा अधिक, ये किसकी चाल है, थोड़ा मैं बड़ा इसको बना देता हूँ, छोटा हो गया ना, बड़ा बना लीजिए इसमें, ठीक है ना, ये थोड़ा ग्राफ मुझे बनाने ढंग नहीं आता है ना, ठीक है, ऐसे बना, मान लीजिए धातु, ये कोई धातु है, ठीक ना, धातु की ये क्या है, प्लेट है, तो ऐसे आप लगभग बना लेंगे। मान लीजिए धातु की कोई प्लेट है कोई, ठीक ना। अब इससे जो है कि अल्फा किरण की चाल, देखिए जिसकी चाल सबसे कम होगी वह सबसे कम जो है भेदन उसकी क्षमता जो है सबसे कम होगी, भेदने की क्षमता जो है सबसे कम होगी, और जिसकी चाल जो है सबसे अधिक होगी उसकी जो है कि भेदने की क्षमता सबसे क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा किरण जो है, अल्फा किरण की चाल कितनी है भाई, अल्फा किरण की चाल सबसे कम चाल, अल्फा किरण की चाल क्या है, सबसे कम, तो इसको भेदने की जो क्षमता होगी सबसे कम होगी। और बीटा किरण की चाल जो, बीटा किरण की जो चाल होती है थोड़ा ये मध्य में है, ये किस में, मध्य में, तो यानी कि इससे अल्फा किरण से थोड़ा इसकी चाल अधिक होती है, तो ये आपका इतना धंसा है, तो ये जो आपकी जो है बीटा किरण जो है थोड़ा इससे अधिक धंसेगी। और जो गामा किरण है इस बेचारे की चाल सबसे अधिक होती है, गामा किरण की जो है चाल जो है सबसे क्या होती है, अधिक। तो इस धातु को जो भेदने की क्षमता है सबसे अधिक किसकी होगी, गामा किरणों की, यानी कि ये अल्फा, ये बीटा होगा, ये क्या, गामा, यानी कि सर्वाधिक सबसे अधिक जो है भेदने की क्षमता जो है किस किरण की होती है, तो सबसे अधिक भेदने की क्षमता गामा किरण की होती है, और सबसे कम जो है भेदने की क्षमता किसकी होती है, आपकी होती है क्या, अल्फा किरण की। सबसे ज्यादा यानी दोनों के मध्य में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों के मध्य में भेदने की क्षमता किसकी होती है, यानी कि बीटा किरण की, ठीक है, यानी कि अल्फा किरण सबसे कम भेदती है, उससे थोड़ा अधिक बीटा किरण भेदती है, और गामा किरण जो है सबसे अधिक जो है उसकी भेदने की क्षमता होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और हाँ, वास्तव में ये अच्छा लगा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक एक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगला प्रोसेस आपका है कि देखते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में से, किसी भी परमाणु के नाभिक में से यदि अल्फा कण को हम लोग बाहर निकालते हैं, यदि किसी परमाणु के नाभिक में से एगो अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है, और किसी परमाणु के नाभिक में से एक बीटा किरण निकलती है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो सब कुछ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, देखिए ये चीजें समझ में आ गई ना, ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कोई परमाणु का नाभिक है, यह जो है
परमाणु का क्या है, परमाणु का नाभिक। तो ये जो कोई परमाणु का नाभिक है, ठीक है, यदि इस परमाणु के नाभिक में से यदि एक अल्फा कण को बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, एक अल्फा कण, एक अल्फा किरण कर दीजिए, ठीक है, एक अल्फा किरण बाहर, एक अल्फा किरण बाहर निकलती जब इस परमाणु के नाभिक में से यदि हम लोग एक अल्फा कण को बाहर निकाल दें, या ऐसे समझ लीजिए, यानी कि परमाणु के नाभिक में से यदि एक अल्फा कण बाहर निकलती है तो उसमें देखिए परमाणु संख्या में, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में कितने कमी, 2 की कमी, तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, 4 इकाई की कमी हो जाती है। परमाणु भार में 4 इकाई या 4 इकाई की कमी हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि आपसे यदि पूछा जाए कि ये बताइए मेरे प्रिय छात्रों, यदि परमाणु के नाभिक में से यदि आपका एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसमें क्या क्या बदलाव होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी हो जाती है। परमाणु संख्या में कितने इकाई की कमी, 2 इकाई की कमी हो जाती है, और जो परमाणु भार होता है उसमें आपके 4 इकाई की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका लिया जा रहा है। ठीक है, ये कोई परमाणु का नाभिक है, इसमें आपका यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम का ये 92 है परमाणु क्रमांक, और जो इसका भार है 238। यूरेनियम का भार ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और भार जो है कितना, 238 है। और यदि इसमें से हम लोग एक अल्फा कण बाहर निकाल दें, एक अल्फा कण या एक अल्फा किरण कर लेंगे, एक अल्फा किरण बाहर निकलती है, यानी कि जब हम लोग इस परमाणु के नाभिक में से, यानी कि इस परमाणु के जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है आपका 92 हुआ, ठीक है, और इसका जो परमाणु भार है आपका 238, और इसमें से यदि एक अल्फा कण बाहर निकलता है, तो एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो यूरेनियम में से एक अल्फा कण जब बाहर निकल जाएगा तो यह थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोरियम पे, यानी कि आपका बचेगा क्या, थोरियम पे आपका 90। ध्यान दीजिएगा, ये करेगी यदि आपका इस परमाणु में के नाभिक में से यदि एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसमें परमाणु के क्रमांक में कितने की कमी, 2 की कमी। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर 90 है, तो थोड़े 90 में कितना बच गया, 2 निकला तो 90 हो गया, ये सॉरी 92 है, और 2 की कमी हो गई तो 90 हो गया, तो वो थोरियम में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो भार है 4 इकाई की कमी, भार में कितने इकाई की कमी, 4 इकाई की कमी। तो यहाँ पर 238 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 234, और वो आपका थोरियम है। ये क्या है आपका, थोरियम। ठीक है, ये क्या है, थोरियम है। और ये आपको पता ही होगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं इसके पिछला वीडियो में, ये यूरेनियम है। ये क्या है, यूरेनियम। यानी कि एक अल्फा कण बाहर निकला तो उसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, और जो द्रव्यमान होगा उसमें 4 की कमी होगी। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो है कि अब देखते हैं भाई बीटा किरण बाहर निकलती हैं तो क्या होता है। अब कौन सी किरण, बीटा किरण जब बाहर निकलती है तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा किरण के लिए मैं यहाँ फिर ग्राफ बनाता हूँ। परमाणु का नाभिक वही रहेगा, एक बीटा किरण। अब एक क्या, बीटा किरण ले लेता हूँ। ठीक है, एक बीटा किरण। तो एक बीटा किरण जब बाहर निकलती है तो क्या क्या होता है, देखिएगा।
यहां पर जब एक बीटा कण बाहर निकलेगा तो यहां पर हो जाता है परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। परमाणु संख्या में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। और परमाणु जो भार होगा, परमाणु भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं, परमाणु भार में कोई परिवर्तन, कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, ऐसे आप कर सकते हैं, या कोई परिवर्तन ऐसे लिख दीजिए। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि देखिए, जब किसी परमाणु के नाभिक में से यदि एक बीटा कण को बाहर निकाल देते हैं, तो बीटा कण जब बाहर निकलता है तो करता क्या है कि परमाणु संख्या में जो है कि 1 की वृद्धि कर देता है, और परमाणु भार में जो है कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता है, यानी परमाणु भार आपका वही रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर यूरेनियम 92 है, और ये जो है आपका यूरेनियम का जो भार है आपका 35 हो जाए। ठीक है, कितना? 35। ठीक है, यूरेनियम का भार कितना हो जाए? 35। तो जब एक बीटा कण बाहर निकला ना, तो अब बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। कह रही परमाणु संख्याओं में एगो की वृद्धि, तो ये 2 था, तो एगो जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा एनपीएम। क्या हो जाएगा? एनपी। एनपी हो जाएगा, और एनपी क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। तो यह जो है परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि, यानी कि यह हो जाएगा क्या? 93। एनपीएन यह 93 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक। अब 1 की वृद्धि जब हो रही है तो 200 ये 35 है ना, लेकिन करेगी परमाणु जो भार होगा, परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा, तो आपका ये परमाणु भार रह जाएगा 235। ठीक है, और इसको हम लोग जो एनपी है इसको कहते हैं नेप्टयूनियम। नेप्टयूनियम, नेप्टयूनियम, नेप्टयूनियम होता है। क्या होता है? नेप्टयूनियम, यानी एनपी जो है नेप्टयूनियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 93 होता है। ये समझ में आई? तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि जब अल्फा किरण जो है, एक अल्फा किरण बाहर निकलती है परमाणु के नाभिक में से, तो उसमें क्या क्या कमी होती है, और जो आपकी गामा के सॉरी बीटा किरण जो निकल, यहाँ पर अल्फा किरण निकल गया, तो एक अल्फा किरण, इसको चेंज कर लेंगे, एक बीटा किरण है ना, यानी कि जब एक बीटा किरण बाहर निकलने पर क्या होता है? एक जो है परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जो है परमाणु जो भार होता है उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो ये आपका यूरेनियम रहा, और वहाँ पे आपका नेप्टूनियम बन गया है, नेप्टूनियम। ठीक है, एनपी जो है आपका क्या है? नेप्टूनियम है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं हम लोग देखेंगे अर्ध आयु क्या होती है। ठीक है, अर्ध आयु क्या होती है, तो यहाँ पर अर्ध आयु का जो ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ, और परिभाषा भी उसका मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं सिर्फ आपको समझा दूँ। चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ और परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग अर्ध आयु देखेंगे, तो यहाँ पर मैं कोई एक पदार्थ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई एक क्या बनाया जा रहा है? पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आपका पदार्थ है, जो ग्राफ आपको सही से बना देंगे। ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये कौन सा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और ये जो है आपका परमाणु के नाभिक है, परमाणु का नाभिक। तो होता क्या है, यदि मान लीजिए इस परमाणु के नाभिक में जो है यहां पर 4 जो है परमाणु आपके उपस्थित, कितने परमाणु? 4 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 4। यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये परमाणु का कोई नाभिक है। ठीक है, इसमें जो है 4 परमाणु उपस्थित है। कितने परमाणु? 4 परमाणु उपस्थित है। तो आपको समझना है अर्ध आयु, यानी कोई भी आपका समय होगा तो उसमें जो आपकी संख्या होगी वह आधी होनी चाहिए। अर्ध आयु का मतलब क्या? आधी। तो मान लेते हैं इसमें जो है कि टी समय बाद, कितने समय बाद? मान लेते हैं कि टी समय बाद, टी समय बाद।
तो टी समय बाद जो है इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो परमाणु 4 परमाणु थे, मान लेते हैं टी समय बाद में इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जो है कि आपके कितने बच गए, 2। कितने परमाणु बच गए, 2 परमाणु, क्योंकि 4 परमाणु थे। अर्ध आयु का मतलब मान लेते हैं टी समय में कितना हो गया, 2 हो गया। अर्ध आयु टी समय में यानी आधा समय में मान लेते हैं कि यह कौगो हो गया, 2। अब मान लेते हैं इस समय जब आपका समय टूटी हुआ, टूटी समय बाद, अब मान लेते हैं इसमें टूटी समय बाद जो है अब ये अर्ध आयु कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आधा आधा हो रहा है कि नहीं, अर्ध आयु का मतलब आधा आधा। तो मान लेते हैं यहाँ पर टी समय बाद जो है आपका 2 हो गया, और इसका टी समय बाद जो है कि आपका कितना हो गया, आधा। अब ये नहीं कि कीजिएगा कि सर यहाँ से आपका ये, यानी कि आप ऐसे मत क्या कर दीजिएगा कि मान लेते हैं टी समय बाद आपका कितना हो जाता है, 1, तो अर्ध आयु का मतलब यह हुआ आधा। इसका अब आगे वाला आधा होगा, ना कि इसका आधा। अब इसका आधा वो नहीं होगा, ये जो बचा हुआ है इसका आधा वो हो गया। तो मान लेते हैं इसमें 4 परमाणु थे, 4 परमाणु थे तो टी समय बाद 2 बच गए, और इसमें 2 परमाणु थे टूटी समय बाद, यानी कि आगे वाला जो है कि टूटी समय बाद जो है आपका 2 जो है कि 1 बच गया। ठीक है, अब उसका आधा होगा तो आपका 1/2, यानी कि उसका आधा ना हो जाएगा, तो आपका जो अर्धक होगा ये नहीं होगा, यानी कि आपका टी समय बाद ये होगा पहले, उसके बाद जो है इसका अर्धक ये होगा, ना कि इसका अर्धक वो होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा अर्धक, यानी कि जितने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 16 है तो 16 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। यदि मान लीजिए इसमें 16 परमाणु है तो टी समय बाद जो है परमाणु इसमें कितना बच जाएगा, 8 गो बच जाएगा। अब जब इसमें 8 हुआ तो टूटी समय बाद कितना हो जाएगा, 4 गो। ठीक है, तो अब जो है अर्ध आयु किसे कहते हैं उसको जरा परिभाषा द्वारा हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप याद भी कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व, वह समय जिसमें रेडियो क्या है, जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व, यहाँ वह समय जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व, यानी कि वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व, जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व, जिसमें वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक के क्या, नाभिक, रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक टूटकर आधे रह जाते हैं, टूटकर आधे रह जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई, अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या हुआ था, यानी कि वह समय जिसमें जो है कि रेडियो एक्टिव तत्व के जो नाभिक हैं, ये नाभिक में जितने परमाणु हैं, वह समय आपका होगा जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व के जो नाभिक हैं यह टूट करके आधा कर लेते हैं, यानी कि वह समय आपका जिसमें ये टूटकर आधा हो जाते हैं, वही आधे समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। परिभाषा मैं लिख दिया हूँ, परिभाषा आप लिख कर याद कर लेंगे। ठीक है, वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक टूटकर आधे रह जाते हैं, तो उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। ये कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप, उम्मीद होगी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा रेडियो एक्टिविता के कुछ गुण रहे। रेडियो एक्टिविता जो है कि कितने प्रकार के होती है, उनमें से क्या निकलती हैं, सब कुछ मैं जो है कि पढ़ा चुका हूँ। तो ये रहा आपका टॉपिक, जो शेष बचा हुआ था इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग प्रश्नों का सलूशन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कब, जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।